हेलो एवरीवन। मैं हूं भोजराम सा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो है रिवीजन सीरीज चल रही है और इससे पहले हमने जो है बाकी सारे यूनिट जैसे कि माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंटल पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, ये सारी चीज़ें जो है हमने कवर कर ली हैं। और आज के इस सेशन में जो है दोस्तों हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि मार्च 2023 के एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये सीरीज इसलिए कंटिन्यू की जा रही है ताकि आपको जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, आप उसके साथ कैसे डील करोगे, आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आप में कि आप एग्जाम से पहले कौन कौन सी चीज़ें पढ़ें, एक क्विक रिविजन करें थ्रू पीवाईक्यूज। वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाता चलूँगा, इसके आंसर्स कीज भी प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको जो है समझ लग जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं और क्या उसकी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछा है यहाँ पे। द फास्टर ग्रोथ एंड मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन बी एग्जामाइंड साइमल्टेनियसली बाय। तो देखिए यहाँ पे फास्टर ग्रोथ एंड मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन बी एग्जामाइन साइमल्टेनियसली। कौन से ये इनमें से ये जो चार ऑप्शन है इनमें से किसके द्वारा जो है फास्टर ग्रोथ और मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको एग्जामाइन किया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका पॉवर्टी वेटेड ग्रोथ रेट। ठीक है, यही आपके जो है एनटीए के फाइनल आंसर की में भी था और ये इसका पॉसिबल आंसर है। गिनी रेशियो में हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी गैप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, गिनी रेशियो अगर 0 के इक्वल होता है तो वहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी होती है और गिनी रेशियो अगर 1 के इक्वल होता है तो वहाँ पे परफेक्ट इनइक्वालिटी होती है। कुजनेट कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? कुजनेट कर्व हमारे पॉपुलेशन में जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से मतलब होता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, वैसे वैसे जो है इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो वो कुजनेट कर्व में दिखाता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका एलोकेशन जो है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा पॉपुलेशन तो वो डिक्रीज होती जाती है, वो कुजनेट कर्व में दिखाता है। तो इसका आंसर है पॉवर्टी वेटेड ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा है। मार्क्स रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। Which one of the following ratio is used for this? Where C is the constant capital and B is the variable capital and S is surplus value. देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपोजिशन को हम K से डिनोट करते हैं जो कि मार्क्स के थ्योरी में है। मार्क्स जो है वो उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? मार्क्स की एक फेमस थ्योरी है दास कैपिटल बोल की। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप ऑर्गेनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ सकते हो। वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन K इज इक्वल्स टू C बाय B। C का मतलब क्या है? कांस्टेंट कैपिटल एंड B क्या है? वेरिएबल कैपिटल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, C मतलब कैपिटल और B लेबर। वेरिएबल कैपिटल मतलब क्या? जो वेरी करता है, जो चेंज होता है, तो लेबर जो है वेरिएबल कैपिटल मानते हैं और कांस्टेंट कैपिटल किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में कैपिटल को लेते हैं। तो कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल, इसको आप ह्यूमन कैपिटल या फिर लेबर भी बोल सकते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपोजिशन का रेशियो जो है C डिवाइडेड बाय B है दोस्तों। सो 2 इज योर राइट आंसर। आप जाके चेक भी कर सकते हो किसी बुक को, अगर आप देखना चाहते हो तो उससे भी आपको यही चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट को और थोड़ा एनालिटिकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। द फॉर्मूला फॉर द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इज C बाय V। C क्या है? कांस्टेंट कैपिटल, V वेरिएबल कैपिटल। द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इज द रेशियो बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल कैपिटल इन टोटल कैपिटल। ठीक है, टोटल कैपिटल का रेशियो है। कैसे उसको डिफाइन करते हैं? C बाय V से। ठीक है,
इट इज ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज ए कैपिटल लेबर रेशियो। तो इसको सी को अगर आप कैपिटल लेते हो, भी को आप लेबर ले सकते हो और कैपिटल लेबर रेशियो की तरीके से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। और क्या बताता है ऑर्गेनिक कंपोजिशन, और क्या क्या चीजें यहाँ पे मेजर करता है। द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ सरप्लस एंड रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ सरप्लस का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे रेट ऑफ सरप्लस का फॉर्मूला होता है एस बाय भी इंटू 100। सो रेट ऑफ सरप्लस, वहां पे हमने देखा था, यहाँ पे एस का भी दिया है सरप्लस वैल्यू, जो कि ओवर टाइम काम करके जो है लेबर को एक्सप्लॉइट करके ओवर टाइम काम करवा के वहां पे सरप्लस वैल्यू जनरेट की जाती है अपने प्रोडक्शन फार्म में, ठीक है। तो वो सरप्लस वैल्यू डिवाइडेड बाय जो लेबर जितने लगे हैं उनका रेशियो इंटू 100 जब करोगे तो आपका मिलेगा आपको सरप्लस वैल्यू, ठीक है। सो रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू डिवाइडेड बाय रेट ऑफ प्रॉफिट। और रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? रेट ऑफ प्रॉफिट होता है आपका एस बाय सरप्लस वैल्यू डिवाइडेड बाय सी प्लस भी, मतलब वेरिएबल कैपिटल कितने लगे हैं और कांस्टेंट कैपिटल कितने लग रहे हैं और उनमें से सरप्लस कितना जनरेट किया जाता है, इसको हम फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों का गैप हम फाइंड आउट करते हैं ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल से, हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। सो द हायर द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल द लोअर द रेट ऑफ प्रॉफिट। तो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी प्रॉफिट की रेट जो है उतनी लोअर और लोअर होती जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। ऑर्गेनिक कंपोजिशन मैंने बताया आपको, ये आपका सी बाय भी है, ठीक है। तो सी बाय भी ऑर्गेनिक कंपोजिशन जितना हाई होगा आपका जो है रेट ऑफ प्रॉफिट कौन सा है, ये आपका रेट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। इसको आर पाई कर देता हूँ, आर रेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं, तो रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो उतना ही डिक्लाइन होता जाएगा जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है, ठीक है। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1990 को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। कौन इसके इंट्रोड्यूसर हैं, कौन डेवलपर हैं इसके? अमर्त्य सेन, हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन एंड पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। और यूएनडीपी के द्वारा ये पब्लिश होता है, ठीक है। समझ में आ गया? कौन थे डेवलपर? अमर्त्य सेन और आपके पाकिस्तानी इकोनॉमी महबूब उल हक, ठीक है। और इसके इंडिकेटर के बारे में यहाँ पे पूछा है, देखिए यहाँ पे रियल जीडीपी पर कैपिटा होती है, एडल्ट लिटरेसी रेट कॉम्बाइन विथ एनरोलमेंट रेशियो होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होती है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन और आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट नहीं आती इसके अंदर। तो देखिए ए बी सी कहाँ पे है आपका? थर्ड ऑप्शन जो है राइट है इसका, सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कुछ बातें मैंने मेंशन की यहाँ पे। is a statistical tool that measures a country's social and economic development. It's based on three key dimensions of human development. Dimensions क्या क्या हैं उसके? Access to knowledge, decent standard of living and long and healthy life. ये dimensions हैं। और इंडेक्स के कंपोजिशन क्या क्या है, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों को कंपोजिट करता है, मतलब इंडिकेटर क्या क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इससे आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ये वाली पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे डायमेंशन मेंशन है, इंडिकेटर्स और डायमेंशन इंडेक्स मेंशन है, ठीक है। सो इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आपके डायमेंशंस हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितने साल जिएगा।
एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग उसने किसी पर्सन ने मतलब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ने कहाँ तक पढ़ाई की है, एवरेज पढ़ाई उनकी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यहाँ पे मीन ईयर एवरेज कितना पढ़ा है वहाँ का पॉपुलेशन, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग वही मतलब एवरेज पूछा है यहाँ पे, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है पॉपुलेशन की, और जीएनआई पर कैपिटा, कंट्री की जीएनआई पर कैपिटा कितनी है, वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी है, ठीक है। सो ये इसके अंदर आता है इंडिकेटर, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से इंडेक्स शामिल होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और जीएनआई इंडेक्स, इन तीनों का जो है हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, दैट इज इसको सीधे तरीके से देखना है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रफ करके बता रहा हूँ आपको। हम जो है इसका ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं इन तीनों इंडेक्सेस का, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इसको एल आई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इनटू हमारा एजुकेशन इंडेक्स ई आई, ठीक है, एंड हमारा जो है जीएनआई इंडेक्स मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स, तो इसको मैं जी आई से डिनोट करता हूँ। तो इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन हम लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, और ये 0 से 1 में वेरी करता है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से इसको समझ सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी इंक्लूड, यहाँ पे कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज दोनों आपको बतानी है, इन ऑप्शन में से कौन से राइट है। पॉवर्टी की कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज, तो पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या कंक्लूजन या फिर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होने से पॉवर्टी होती है, ऑब्वियस सी बात है, जब जब किसी भी कंट्री की जनता अनएम्प्लॉयड हो, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा परसेंटेज में अनएम्प्लॉयड हो, तो वहाँ पे गरीबी होगी ही होगी, सही बात है। लो वेजेस, सही बात है, जब आपको अपने काम से कम पैसा मिलता है, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, वो आपके बेसिक नीड्स को वही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, सो लो वेजेस की वजह से भी पॉवर्टी हो सकती है। पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ भी अगर है लोगों में तो भी वहाँ पे पॉवर्टी देखी जाएगी, क्योंकि हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो वो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, दैट इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ पॉवर्टी। लो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ से हमें कोई लेना देना नहीं है पॉवर्टी का, ठीक है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन जितना कम ही हो उतना अच्छा है कंट्री के लिए, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ से, लो पॉपुलेशन ग्रोथ तो अच्छा है, ये ना कोई कॉज है और ना कॉन्सिक्वेंसेस है पॉवर्टी का, ठीक है। लो लिटरेसी रेट, ये होगा आंसर, क्योंकि देखिए अगर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की कम लिटरेट है, मतलब लिटरेसी रेट जो है वहाँ की लो है, तो वो जितने कम एजुकेटेड होंगे जितने उतने ही अनस्किल्ड होंगे, और अनस्किल्ड लेबरों की समस्या होने पर उनको जो है सेटिस्फाइंग जॉब नहीं मिलेगी, और जो है वो कम कमाएंगे, और उसी से जो है उनकी गुजारा जो है कम होगी, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी, तो दे बिकम पुअर एंड पुअर, ठीक है। सो लोअर लिटरेसी रेट इज ऑल्सो राइट आंसर, सो ए बी सी एंड ई जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डी को एलिमिनेट कर दीजिए, डी नहीं होगा, ठीक है, डी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो आपका राइट आंसर जो है फोर्थ है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, मेजरमेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इज डन बाय, इनकम इनइक्वालिटी की मेजरमेंट्स कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पे जो है गिनी कोएफिशिएंट इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है, लॉरेंस कर्व भी मेजर करता है, पाल्मा रेशियो भी मेजर करता है, डिप्राइवेशन रेशियो नहीं करता, फिलिप्स कर्व भी नहीं करता, ठीक है। फिलिप्स कर्व में हम अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशन देखते हैं फिलिप्स कर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। तो यहाँ पे देखिए गिनी कोएफिशिएंट का ये डायग्राम है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम हम वर्टिकल एक्सिस में लेते हैं और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेते हैं। ये आप जो है, ये जो है 45 डिग्री आप जो लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये वाली जो लाइन देख रहे हो, ये आपका है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की परफेक्ट इक्वालिटी लाइन है, और ये आपका लॉरेंज कर्व है, ठीक है। लॉरेंज कर्व क्या बताता है, ये
इनकम एंड वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। तो ये लॉरेंज कर्व एग्जैक्ट एब्सोल्यूट टर्म में जो है कर्व को डिनोट करता है। तो ये परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी से कितने दूर है, कितना गैप है, ये आपको इनइक्वालिटी गैप बताता है। ठीक है, और गिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय ए प्लस बी। सो ये एरिया जो ब्लू में आपको दिखाई दे रहा होगा स्काई कलर में, और ये ग्रीन वाला एरिया, ये दोनों एरिया डिनोमिनेटर में रहते हैं और ब्लू वाला एरिया न्यूमरेटर होता है, और उनका रेशियो हम उनके रेशियो से हम गिनी कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये हम इनकम इनइक्वालिटी को यहाँ पे मेजर करते हैं। यहाँ पे एक और देखिए डायग्राम है, यहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन मैंने बताया, ये इनइक्वालिटी गैप होती है, ये एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि लॉरेंज कर्व भी इसको आप बोलते हो, ये लॉरेंज कर्व है। ठीक है, एलसी लॉरेंज कर्व। यहाँ पे पोरेस्ट पॉपुलेशन से रिचेस्ट पॉपुलेशन की परसेंटेज दी गई है, यहाँ पे नेशनल इनकम होती है। तो इस तरीके से हम गिनी कोएफिशिएंट को मेजर करते हैं। गिनी कोएफिशिएंट अगर 0 के इक्वल हो, ठीक है, तो दैट इज क्या बताया था मैंने, दैट इज परफेक्ट इक्वालिटी। तो गिनी कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे अगर ये एरिया, ये गैप अगर नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 होगा तो गिनी कोएफिशिएंट भी 0 होगा, तो यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी गैप नहीं होगी। तो दैट इज लाइन ऑफ 0 अगर आता है गिनी कोएफिशिएंट, सो परफेक्ट इक्वालिटी। क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, और अगर यहाँ पे 1 होता है गिनी कोएफिशिएंट, तो दैट इज इम्परफेक्ट इक्वालिटी बोलोगे आप उसको। क्या बोलोगे, इम्परफेक्ट इक्वालिटी। मतलब इक्वालिटी यहाँ पे जो है इम्परफेक्ट हो जाती है, कोई इक्वालिटी नहीं होती। इक्वालिटी क्लियर है, इस तरीके से आप जो है इसको समझ सकते हो। और ये पल्मा रेशियो की बारे में थोड़ा कुछ मैंने मेंशन किया है। देखिए यहाँ पे पल्मा रेशियो जो है, पल्मा रेशियो इज अ स्टैटिस्टिकल टूल दैट मेजर द इनकम इनइक्वालिटी इन ए कंट्री। It is named after economist Gabriel Palma who developed the measure in 2011। तो ये 2011 में डेवलप की गई थी, किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट गैब्रियल पल्मा। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, द पल्मा रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द ग्रॉस नेशनल इनकम कंट्रीब्यूशन ऑफ रिचेस्ट 10% पॉपुलेशन बाय द GNI, मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम शेयर ऑफ पोरेस्ट 40% पॉपुलेशन। तो इसको पल्मा रेशियो अगर आप निकालोगे, PR में लिख देता हूँ पल्मा रेशियो। ठीक है, पल्मा रेशियो को आप कैसे निकालोगे, GNI शेयर ऑफ रिचेस्ट 10% पॉपुलेशन, GNI शेयर ऑफ 10% पॉपुलेशन, P से लिख देता हूँ 10% पॉपुलेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय GNI शेयर ऑफ 40% पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरीके से ये पोरेस्ट पॉपुलेशन, 40% पोरेस्ट पॉपुलेशन। तो ज़्यादा इनकम जो है इनके पास शेयर होती है और कम जो है पोरेस्ट के पास होती है। ठीक है, सो यहाँ पे जितना भी निकल के आएगा वो आपका, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, इसकी जो है इनइक्वालिटी उतनी बढ़ेगी, उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो। और इस पल्मा रेशियो की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, इनइक्वालिटी जो है उतनी कम होगी। समझ में आया आप सभी को? तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, पल्मा रेशियो भी मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर शुम्पेटर्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। शुम्पेटर की थ्योरी आप सभी ने पढ़ी होगी। उन्होंने कौन सी कॉन्सेप्ट दी थी अपनी थ्योरी में, उन्होंने बोला था कि डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, डेवलपमेंट इनोवेशन के थ्रू। ठीक है, और कैसे, बाय ब्रेकिंग द सर्कुलर फ्लो थ्रू इनोवेशन। तो वो थी शुम्पेटर की थ्योरी। यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डेवलपमेंट इज फाइनेंस्ड बाय रियल सेविंग, नो, कैपिटलिज्म कीप्स इट्स कैरेक्टर इंटैक्ट ओवर टाइम, नो, ये भी उनके कॉन्सेप्ट में नहीं था, उनके थ्योरी में नहीं था। डेवलपमेंट इज इवोल्यूशनरी, ये भी नहीं है। डेवलपमेंट क्रिएट्स इन्फ्लेशन, नहीं। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो है लुइस की थ्योरी है।
सो यहाँ पे देखिए ये सारी जो है नॉन ऑफ द अबव जो है इसका आंसर होगा। शुम्पेटर ने क्या कहा था, डेवलपमेंट इज डन बाय ब्रेकिंग द सर्कुलर फ्लो। आप सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ते हो 2 सेक्टर 3 सेक्टर, ओपन इकोनॉमी में, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या सर्कुलर फ्लो की मॉडल होती है, उसी सर्कुलर फ्लो को जो है ब्रेक करके, कैसे ब्रेक करोगे उसको, सर्कुलर फ्लो को आप जो है इनोवेशन के थ्रू ब्रेक करोगे। इनोवेशन कैसे करोगे आप, न्यू प्रोडक्ट लाके, न्यू मार्केटिंग, न्यू मार्केट को एक्सेस करके, ये सारी चीजें करके आप जो है सर्कुलर फ्लो को ब्रेक करोगे और इनोवेशन के थ्रू जो है डेवलपमेंट आप करोगे। ठीक है, वो वहां पे मेंशन था किसके थ्योरी में, शुम्पेटर की थ्योरी में। अब यहाँ पे देखिए मैचिंग टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा है, क्या क्या चीजें हमें मैच करनी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है यहाँ पे। रॉबर्ट सोलो की जो थ्योरी थी वो, उसको हम न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी बोलते हैं या फिर एक्सोजेनस ग्रोथ थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, सो एक्सोजेनस ग्रोथ थ्योरी या फिर न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी जो है सोलो की मॉडल है, इसको आप एक्सोजेनस ग्रोथ थ्योरी भी बोलते हो। पॉल रोमर एंड रॉबर्ट लुकास ये एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी के डेवलपर हैं। सो ए को आई से मैच करो और बी को 3 से मैच करो। सो यहाँ पे देखिए थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर, यहीं से इतने से ही आपका आंसर निकल के आ गया। आप बाकी किसी भी जगह ये नहीं पाओगे कि ए में यहाँ पे आई है लेकिन बी में डबल आई है, तो ये नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे थर्ड इज योर राइट आंसर। अब पॉल सैमुअल्सन की कौन सी थ्योरी, इनकी कौन सी थ्योरी है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अकुन की ये जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट आउटपुट थ्योरी। ठीक है, सो ये 7 का इसका आंसर है थर्ड। 8th क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या बोलती है, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने जो है रिजर्व आर्मी के बारे में बताया था। रिजर्व आर्मी क्या है, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी कैसे जनरेट होती है, जब भी कभी किसी प्रोडक्शन यूनिट या किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो वहाँ पे जो है लेबर्स की पार्टिसिपेशन कम हो जाती है, लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि वो आप टेक्नोलॉजी से जो है प्रोडक्शन को बूस्ट कर रहे हो और लेबर की रिक्वायरमेंट को जो है कम कर रहे हो, तो लेबर क्या होंगे, सेव होंगे, लेबर की एम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो वहाँ से रिजर्व आर्मी, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी जनरेट होगी जो कि अनएम्प्लॉयड की तरह कंट्री में इधर उधर घूमेगी। तो दैट इज रिजर्व आर्मी, उनको नाम दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये रिजर्व आर्मी का कॉन्सेप्ट दिया गया था। आडम स्मिथ, इनका डिवीजन ऑफ लेबर था, सभी ने पढ़ा है। रोजेस्टन रोडन बिग पुश थ्योरी, ठीक है, रोजेस्टन रोडन की बिग पुश थ्योरी। डब्ल्यू रोस्टो की आप स्टेजेस पढ़ते हो, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, दैट इज ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ एंड ड्राइव टू मेच्योरिटी एंड स्टेजेस ऑफ हाई मास कंजम्पशन। ये 5 स्टेजेस आप पढ़ते हो रोस्टो के केस में। ठीक है, रोस्टो की थ्योरी में। तो ये अब आप देख लो ये कहाँ पे है, ये सारी चीजें उस तरीके से। कार्ल मार्क्स AIV, ठीक है, कार्ल मार्क्स रिजर्व आर्मी एंड आडम स्मिथ की कौन सी थी, डिवीजन ऑफ लेबर B1, देन C रोजेस्टन रोडन बिग पुश थ्योरी II, फोर्थ इज योर राइट आंसर, और D डब्ल्यू रोस्टो ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो यहाँ पे ये जो है फोर्थ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। 9th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। Capital depending is the process by which capital grows at a faster rate than labor and the capital labor ratio rises। Capital depending मतलब दोस्तों कैपिटल का ज़्यादा यूज करना किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में। तो जब भी आप कैपिटल का ज़्यादा यूज करोगे किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में, तो कैपिटल ग्रो करेगा फास्टर रेट से एज कम्पेयर टू लेबर। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो जो है इंक्रीज होगी। तो स्टेटमेंट जो 1 जो है करेक्ट है। द ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर वर्कर इज रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज which decreases output per worker for a given capital labor ratio। देखिए यहाँ पे ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर वर्कर इज रिजल्ट ऑफ टेक्निकल चेंज बोला है, तो ग्रोथ के बारे में बात की है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है चेंज which decreases आउटपुट, डिक्रीजेस नहीं, यहाँ पे इंक्रीजेस आउटपुट पर वर्कर होना चाहिए।
तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव वाला पॉइंट आ गया ना, यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो डिक्रीज आउटपुट पर वर्कर फॉर गिवन कैपिटल लेवल रेशियो बोला है, तो यहाँ पे इंक्रीज आउटपुट पर वर्कर गिवन कैपिटल लेवल रेशियो, क्योंकि यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी से बूस्ट कर रहे हो प्रोडक्शन को, तो कैपिटल पर आउटपुट पर वर्कर जो है इंक्रीज होगी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ लेबर भी उतना काम करेगी उतनी एफिशिएंट तरीके से, तो आउटपुट इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो स्टेटमेंट 2 जो है आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, थर्ड इज योर राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया ये क्वेश्चन? सारी क्वेश्चन समझ में आई आप सभी को? ये सारी क्वेश्चन इस तरीके से ही फ्रेम होके आती हैं एग्जाम्स में, तो अगर आप ये सारी कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो आपको इजीली आप सारी चीज़ें जो है रिलेट करके सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके के कंटेंट मैं लाता रहूँगा आपके लिए। नेक्स्ट हम जो है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और जो है फिर इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, और मनी एंड बैंकिंग का भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी वो वाला क्वेश्चन मतलब वो वाला जो है प्रेजेंटेशन मैंने तैयार नहीं किया, तो मैंने वो वाले आपको अभी तक बताई नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है दोस्तों। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ लगे किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या क्या हमें जो है समझ मिल रही है, हम क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे मतलब हम एनहेंस कर रहे हैं। क्या आपको ये वीडियोस फ़ायदेमंद हो रही हैं आपके लिए? तो अगर फ़ायदेमंद हो रही हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कितनी आपके लिए बेनिफिशियल है। मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि आप जब कमेंट करके नहीं बताओगे तो मैं जान ही नहीं पाऊंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है, कहाँ आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं आती, कि मुझे और क्या-क्या चीज़ें जो है इम्प्रूव करना है। वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि जो है मैं और भी चीज़ें इम्प्रूव करके आपके पास कंटेंट पहुंचाता रहूं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।